अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, ये एक लाइव प्रोग्राम इल्मे नजूम की रूह से है। आज 5 दिसंबर 2022 है। इस वक्त रात के 7 बज गए हैं। अगर कोई भी अपने बारे में एक सवाल फ्री जानना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके एक सवाल फ्री जान सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307489212। तो दोस्तों, आप मैसेज करने की बजाय आप सीधा हमें कॉल करें, और जो लोग मैसेज करेंगे उनको लाइव प्रोग्राम में जवाब नहीं मिलेगा। जवाब सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करेंगे। और इससे हटकर अगर आप इल्मे नजूम जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब पर शमशेर नजूमी के नेम से चैनल है। उधर इल्मे नजूम सिखाने की हमने काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं और भी डाल रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल फ्री सीखना चाहते हैं तो उधर जाकर सीख सकते हैं। और अगर आप फीस देकर या जल्दी सीखना चाहते हैं तो फिर हम फीस लेकर भी सिखाते हैं। तो दोस्तों, हर रोज हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो जो है ये हमारी इस मौजू पर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी वो लड़की हो या लड़का हो, उसका शरीके हयात जो होता है वो जवानी में ही मर जाए। यानी ऐसा क्यों होता है कि जवानी में ही शरीके हयात का मर जाना, ये क्यों होता है और कैसे होता है? तो दोस्तों, एक तो ये बात है कि कुंडली का दूसरा घर और कुंडली का 7वां घर, ये एक जन्म कुंडली है। ये जो आज हमने जन्म कुंडली ली है, ये जन्म कुंडली 27/7/1971 की है। और वक्त पैदाइश सुबह 5 बजे का है और जगह पैदाइश मुल्तान है। तो ये जो जन्म कुंडली ली है, इस जन्म कुंडली से आज हम ये देखेंगे कि एक तो 2 शादियां होना या जवानी में शरीके हयात का मर जाना। एक तो ये भी बात करेंगे, दूसरी ये बात करेंगे कि इंसान को जब मौत आती है तो उस वक्त कौन से सियारे की दिशा या अंतर दिशा चल रही होती है जब इंसान को मौत आती है। तो दोस्तों, कुंडली का दूसरा घर और कुंडली का 7वां घर, कुंडली का दूसरा घर और कुंडली का 7वां घर
एक मर्तबा मैं फिर जरा समझा दूं कि जो लोग नए जुड़े हैं उनको, कि ये एक जन्म कुंडली है और इस जन्म कुंडली के 12 खाने होते हैं, जैसे 12 महीने होते हैं। ये जो खाना होता है इसको खाना नंबर 1 ही कहते हैं और इसमें हालांकि नंबर 4 लिखा हुआ है, मगर ये कुंडली का पहला घर ही माना जाएगा। इसमें नंबर कोई भी लिखा हो, 7 लिखा हो, 4 लिखा हो, 10 लिखा हो, 12 लिखा हो, इसको कुंडली का पहला घर ही माना जाएगा। और हर जो खाना होता है वो 30 डिग्री का होता है। जैसे एक महीने में 30 दिन होते हैं, इसी तरह हर खाना जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। और इसी तरह ये जो कुंडली का दूसरा घर होता है और ये कुंडली का 7वां घर होता है। जब भी इंसान को मौत आती है तो कुंडली के दूसरे घर का या 7वें घर का दौर दिशा जो है, यानी अंतर दिशा या माँ दिशा चल रही होती है, या फिर उस सियारे की जो सियारा कुंडली के दूसरे घर में या 7वें घर में बैठा हो, तो जब उसका दौर चलेगा तो उस वक्त मौत वाक़या होती है। तो अब हम आपको 2-3 बातें समझाने की कोशिश करते हैं। एक तो हम जन्म कुंडली जब किसी की बनाते हैं तो दूसरा बंदा हमें अपनी तरीक पैदाइश तो दे देता है, मगर ये उसको भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसको भी नहीं पता होता कि ये तरीक पैदाइश या वक्त पैदाइश मेरा बिल्कुल ठीक है या इसमें कुछ फर्क है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये मैंने अपनी तरीक पैदाइश तो बता दी है, मगर वक्त जो है ये सुबह का है, या वो कह देता है कि वक्त दोपहर का है, यानी कि कोई कन्फर्म वक्त हमारे हाथ नहीं लगा। अब सुबह का अगर वक्त लें तो सुबह का हम कौन सा वक्त डालें? 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का या 7 बजे का? तो इसी तरह टाइम को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा उस वक्त तक आप किसी की तय तक नहीं पहुंच सकते और किसी की जन्म कुंडली ठीक नहीं कर सकते। तो जब हम किसी की जन्म कुंडली बनाएं तो मैंने आगे भी काफी वीडियो में ये बता चुका हूं कि ये कुंडली का 11वां घर है। तो कुंडली का 11वां घर जो होता है ये छोटे बड़े बहन भाइयों का होता है, और जो कुंडली का तीसरा घर होता है ये छोटे बहन भाइयों का होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुंडली के 11वें घर में एक सियारा बैठा हुआ है जो कि जोहल है और ये मुअन्नस सियारा है। तो ये बड़े बहन भाइयों का खाना हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाई है जिसकी ये जन्म कुंडली है इससे बड़ी इसकी बहन है। अब हम फिर देखते हैं कि इस घर को कोई और सियारा तो देख नहीं रहा। तो हमने देखा कि इधर सियारा मुश्तरी जो कि कुंडली के 5वें घर में बैठकर 7वीं नजर से ये भी कुंडली के 11वें घर को देख रहा है, क्योंकि सियारे मुश्तरी की 3 नजरें होती हैं, यानी यहां ये बैठा होता है, वहां से 5वें घर को और कुंडली के 7वें घर को और 9वें घर को देखता है, यानी उसके ऊपर असर डालता है। तो जैसे मुश्तरी इधर बैठा 5वें घर में 1 2 3 4 5 कुंडली के 9वें घर को भी देख रहा है 5वीं नजर से।
और फिर कुंडली के 5वें घर में बैठकर 1 2 3 4 5 6 7 यानी कुंडली के 11वें घर को भी देख रहा है। तो इसी तरह कुंडली के पहले घर को 9वीं नजर से देख रहा है। तो हमें पता चला कि ये जो इसका बड़ी बहन है और इसी घर के ऊपर एक स्यारा जो कि मुज़क्कर है उसकी भी नजर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस भाई से बड़ा इसका भाई भी है और इसकी बहन भी है। तो अब हम आते हैं कुंडली के तीसरे घर के ऊपर, इसको देखते हैं कि इससे छोटा कौन है। तो जब हमने कुंडली के तीसरे घर को देखा तो कुंडली के तीसरे घर में स्यारा कमर बैठा हुआ है, जो कि लगन का पहले घर का मालक होकर कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है और ये बिल्कुल 1 डिग्री का पड़ा हुआ है। यानी 1 डिग्री का होकर स्यारा कमर कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है, जिसमें पावर नहीं है, ताकत नहीं है। यानी एक बात आप हमेशा याद रखें कि अगर कुंडली के 11वें घर में या कुंडली के तीसरे घर में जो स्यारा बैठा हो, वो स्यारा अगर कमजोर माना जाए, यानी वो सूरज के साथ जुड़ा हुआ है या केतु राहु के साथ जुड़ा हुआ है या वो दर्जों का बिल्कुल कम है या दर्जों का बहुत ज्यादा हो गया है, यानी जो भी स्यारा कुंडली के किसी भी घर में 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर होता है तो वो स्यारा अपना रिजल्ट देने में अच्छा नहीं माना जाता, वो स्यारा बच्चा माना जाता है। और अगर कोई स्यारा किसी भी घर में 27 डिग्री के से लेकर 30 डिग्री के अंदर होगा तो वो स्यारा बूढ़ा माना जाएगा, यानी वो भी अपना असर देने के काबिल नहीं होगा। जैसे कि ये स्यारा कमर कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है, मोनस स्यारा है और बैठा हुआ है 1 डिग्री का, यानी इसमें पावर नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि इससे बड़े इसके बहन और भाई हैं और इससे छोटी इसकी बहन है, बहन थी जो कि पैदाइश होने के बाद मर गई, क्योंकि वो स्यारा जो था वो बच्चा था, उसकी उम्र कम थी, जिसकी वजह से वो बहन जो थी वो जिंदा नहीं रह सकी। और इसी तरह अगर इस घर में या इस घर में कोई भी स्यारा बैठा हुआ हो, जैसे कि ऐसे समझ लो कि स्यारा जोहल यहां बैठा हुआ है, ये भी एक मोनस स्यारा है और स्यारा जोहल इसके साथ केतु या राहु या सूरज इस घर में होता तो फिर ऐसा समझ लो कि ये स्यारा उनसे जुड़कर मनहूस हो जाता, तो फिर इसकी जो बहन थी बड़ी वो जिंदा ना रहती। तो इसी तरह अगर स्यारा कोई भी स्यारा कुंडली के तीसरे घर में मुज़क्कर हो या मोनस हो, वो स्यारा नीच का होकर बैठा हो या वो दुश्मन के घर में बैठा हो या वो सूरज के साथ जुड़ा हो या केतु के साथ जुड़ा हो, वो स्यारा मुज़क्कर हो या मोनस हो। अगर वो मोनस होगा तो जो उससे छोटी होगी तो वो फौत हो जाएगी, मर जाएगी। अगर वो स्यारा मुज़क्कर होगा तो फिर जो उससे छोटा होगा वो मर जाएगा। यानी ये भी बात आपको जहन में रखनी चाहिए। और जब आप किसी को बताएंगे कि आपकी छोटी जो बहन थी वो मर गई थी, तो वो बंदा बहुत हैरान हो जाएगा भी यार ये तो इसको कैसे पता चल गया। और इसी तरह
जब हम कुंडली के पांचवें घर के ऊपर जाएंगे तो पांचवा घर औलाद से तल्लक रखता है। तो जब हम पांचवें घर के ऊपर जाएंगे तो पांचवा घर हमें ये बताएगा कि इसका बड़ा बेटा है या बेटी है। अगर कोई मजक्कर स्यारा इस खाने में बैठा हो, जैसे कि ये स्यारा मुश्तरी जो है ये एक मजक्कर स्यारा है, तो फिर इसका बड़ा बेटा है, यानी इसका भाई का बड़ा बेटा है। और इसी तरह ये आ जाएगा कुंडली का सातवां घर। मैंने मेरे दोस्तों काफी मर्तबा आपको समझाने की कोशिश की है कि स्यारे मुअन्नस भी हैं और मजक्कर भी हैं। चलो एक मर्तबा आज मैं फिर आपको बता देता हूं। स्यारा जोहल जो है ये एक मुअन्नस स्यारा है। स्यारा जोहरा जो है ये भी एक मुअन्नस स्यारा है। स्यारा कमर जो है ये भी एक मुअन्नस स्यारा है। और मजक्कर के साथ बैठा हो तो मजक्कर का असर देता है, और मुअन्नस के साथ बैठा यानी असर देता है। तो इसी तरह मजक्कर स्यारा कौन सा है? स्यारा मरीख जो है ये भी एक मजक्कर स्यारा है। स्यारा शमश भी मजक्कर स्यारा है और मुश्तरी भी मजक्कर स्यारा है। और स्यारा मुश्तरी जो है इसको औलाद का कारक भी माना जाता है। तो अब बात ये आ गई कि ये जो स्यारा मरीख है, अब ये स्यारा मरीख जो है इसकी तीन नजरें होती हैं, यानी यहां ये बैठा होता है, उस घर से चौथे घर को, सतवें को और आठवें घर को देख रहा होता है, यानी उस घर के ऊपर अपना असर डाल रहा होता है। जैसे कि हम देखें कि अगर स्यारा मरीख कुंडली के 11वें घर में बैठा हो या 11वें घर को देख रहा हो, तो 11वां घर बड़े बहन भाइयों का हो गया। और ये जो मरीख है इस हालांकि है मजक्कर स्यारा, मगर जब ये मजक्कर को मार देगा, यानी अगर ये कुंडली के 11वें घर में बैठा हो या 11वें घर को देख रहा हो, तो जो इससे बड़ा भाई होगा वो फौत हो जाएगा, उसको मार देगा। और इसी तरह अगर स्यारा मरीख कुंडली के तीसरे घर में बैठा हो या तीसरे घर को देख रहा हो, तो वो छोटे भाई को मार देगा। मरीख की तीन नजरें होती हैं, यानी मरीख यहां भी बैठा होता है, उस घर से चौथे घर को, सतवें को और आठवें घर को देख रहा होता है। जैसे स्यारा मरीख कुंडली के सतवें घर में बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 यानी इस घर को देख रहा है, ये कुंडली का 10वां घर माना जाएगा। 10वां घर इसलिए माना जाएगा कि ये घर पहला है। पहला घर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। यानी मरीख 7वें घर में बैठकर कुंडली के 10वें घर को चौथी नजर से देख रहा है, और फिर 7वीं नजर से कुंडली के पहले घर को देख रहा है, और फिर 8वीं नजर से कुंडली के दूसरे घर को भी देख रहा है। स्यारा मरीख जो होता है, अगर ये बड़े बहन भाई वाले खाने को देख रहा हो या पड़ा हो उस घर में, तो बड़ा बहन भाई बड़े भाई को मार देगा। अगर ये तीसरे घर में बैठा हो तो छोटे भाई को मार देगा। अगर ये कुंडली के 5वें घर में पड़ा हो या 5वें घर को देख, 7वें घर में मरीख बैठा हो या 7वें घर को देख रहा हो, तो फिर शरीके हयात को मार देगा। हालांकि मरीख जो होता है, जब ये कुंडली के, इसको मांगली भी कहते हैं। मांगली क्यों कहते हैं और किस घर में अगर मरीख बैठा हो तो मांगली होता है? अगर मरीख कुंडली के 12वें घर में बैठकर
ते कुंडली के 7वें घर को 8वीं नजर से देख रहा हो तो बंदा हो या औरत हो वो मांगली होता है। मांगली से मुराद ये होती है कि वो शरीके हयात का सुख नहीं लेने देता या शरीके हयात को मार देता है। जैसे कि कुंडली के अगर 12वें घर में मरीख बैठा होगा तो 8वीं नजर इधर आएगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी तरह अगर मरीख कुंडली के पहले घर में बैठा होगा तो मरीख 7वीं नजर से देख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर बैठा होगा तो फिर भी बंदा या औरत मांगली होगा, अगर मरीख इधर बैठा होगा तो फिर भी मांगली होगा। और अगर मरीख कुंडली के चौथे घर में बैठा हो तो फिर भी मांगली होगा, क्योंकि चौथी नजर इस घर पर पड़ेगी, जैसे 1 2 3 4। और अगर कुंडली के 7वें घर में बैठा हो तो फिर भी बंदा मांगली होगा। और एक बात और है कि अगर मरीख कुंडली के 8वें घर में बैठा हो तो फिर भी बंदा मांगली होता है। हालांकि 8वें घर में बैठकर कुंडली के 7वें घर से कोई लिंक नहीं रहता, मगर 8वें घर में भी अगर मरीख बैठा हो तो फिर भी बंदा मांगली होता है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है, ये जो पहला घर होता है ये इंसान के सर से या बंदे के चेहरे से तल्लक रखता है, और दूसरा घर जो होता है ये बंदे के मुंह से और गर्दन से तल्लक रखता है। तीसरा घर जो होता है ये बंदे के बाजुओं से और हाथों से तल्लक रखता है। चौथा घर जो होता है ये बंदे के सीने से तल्लक रखता है। पांचवा घर जो होता है ये बंदे के मेदे से तल्लक रखता है। और कुंडली का छठा घर जो होता है यानी ये नाभ से थोड़ा ऊपर यानी ये तल्लक रखता है। और ये जो कुंडली का 7वां घर आ जाता है ये बंदे की नाभ से थोड़ा सा नीचे जाके यानी ये तल्लक रखता है। तो इसी तरह यानी ये कुंडली के बाकी घर भी माने जाते हैं। जैसे कि ये कुंडली का 8वां घर जो होता है या औरत हो या बंदा हो ये बंदे की एक खास जगह से तल्लक रखता है। और ये कुंडली का 9वां घर जो होता है ये बंदे के यानी ऊपर टांगों के घुटनों से ऊपर आ जाता है। और ये जो होता है ये घुटने वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह ये पिन्नी वगैरह आ जाती है, ये बंदे के पांव वगैरह आ जाते हैं। यानी ये बात करने का मकसद ये है कि आप इस तरह भी कुंडली को चेक कर सकते हैं कि स्यारा मरीख जिस घर में बैठा होगा उस घर में इंसान को फोड़े फिंसी का या ऑपरेशन का या किसी भी तरह की चोट का निशान जरूर देगा। अगर ये पहले घर में बैठा होगा तो बंदे के चेहरे के ऊपर कोई फोड़े फिंसी का, कोई जख्म का, या सर में कोई जख्म का, फोड़े फिंसी का निशान हो सकता है। इसी तरह इस घर में जैसे कि इस कुंडली को जब हमने बनाया तो इस भाई से मैंने पूछा कि यार आपकी नाफ के ऊपर या नाफ से थोड़ा नीचे आपके कोई जख्म या फोड़े फिंसी का निशान है? तो उस भाई साहब ने अपने पेट से कमीज ऊपर उठाकर मुझे दिखाया कि ये मेरी नाफ से थोड़ा सा नीचे मेरा एक ऑपरेशन हुआ है और वो काफी बड़ा उसके जख्म का निशान था। तो इसी तरह स्यारा मरीख अगर जिस भी कुंडली में बैठा होगा तो उस घर में यानी तोड़ फोड़ या कुछ ना कुछ निशानात जरूर छोड़ेगा। तो ये हम कल आपको ये दिखाएंगे कि एक और बंदे की कुंडली के जिसके मरीख इस घर में बैठा होगा और उसके जो टांगे हैं वो दोनों टूट गई थी और टांगे टूटने के बाद उसमें वो प्लेट वगैरह डाली हुई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मरीख जो होता है ना ये लोहा इसकी दांत है
यानी लोहा इसकी जब दांत है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मरीख जब चोट लगाता है तो लोहे से ही तकरीबन लगती है। तो इसी तरह दोस्तों यानी कुंडली के इस भाई के कुंडली के 7वें ये फौत हो गई है या अभी जिंदा है। तो उसने बताया कि ये जो मेरी शरीके हयात है, यानी वो बंदा जवान था, और उसने बताया कि मेरी शरीके हयात जो है वो फौत हो गई है। और एक तो ये बात, दूसरी बात ये भी याद रखें कि ये जो सूरज है ये सूरज कुंडली के पहले घर में बैठा हुआ है। अगर सूरज कुंडली के पहले घर में बैठा हो, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फैजान है। मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, एक जानना है। हाँ जी जनाब। मेरी एक बच्ची है। अच्छा। वो उसकी तारीख पैदाइश है 2021 11 नवंबर। 11 नवंबर यानी 11/11/2021। जी जी, 11/11/2021 में वो पैदा हुई है, शाम को ही 5:15 बजे। अच्छा। हाँ, नाम है उसका सैयदा आइशल फैजान। शाम को 5 बजे? 5:15 पे 5:15 बजे पैदा हुआ है। किस जगह पर? कराची शहर में। अच्छा, कराची। तो ये तो अभी बहुत छोटी बच्ची है, क्या मसला है इसको? इसका मसला ये है, सेहत के अंदर बहुत ज्यादा लागत कमजोर है। इसके बाद जो मेरी बच्ची पैदा हुई, अल्लाह का शुक्र है, सेहत में सेट है। ऐसा लगता है कि वो बड़ी बहन है इसकी। अच्छा। 2 महीने की बच्ची मेरी बड़ी बहन लगती है छोटी बच्ची की, जो है यानी कि बड़ी बच्ची की बड़ी बहन लगती है। तो सेहत में एकदम कमजोर है, खाती पीती भी अल्लाह का शुक्र है सही है। फाइजल जो है जिसका आपको मैंने बताया, लेकिन इसकी सेहत को लगता नहीं है, और ये बहुत लागत कमजोर है। इतनी उम्र की हो गई, 1 साल की, और इसने बैठना भी अभी तक नहीं सीखा, और टांगे कमजोर है इसकी, हाथ पांव। चलो आप या तो लाइन पर रहो तो, या आप लाइन पर रहो तो, या अगर लाइन छोड़ सकते हैं तो फिर ठीक है। मैं यानी ये अच्छा भाई साहब, ये इसकी जन्म कुंडली बन गई है? जी जी। और इसकी जो जन्म कुंडली है यानी ये बुर्ज मीजान की बनी है और सियारा इसका ज़ोहरा है जी जी। और इसके ऊपर ना इस वक्त सियारे कमर का जो दौर है यानी दिशा है वो चल रही है जी। और सियारा कमर जो है ये कुंडली के चौथे घर में बैठा हुआ है, जो कि कुंडली के 10वें घर का मालक होकर कुंडली के चौथे घर में बुर्ज जद्दी में बैठा हुआ है। तो बुर्ज जद्दी जो है वो सियारे कमर के दुश्मन का घर है जी। यानी इसका मतलब ये है कि जो टाइम इसके ऊपर इस वक्त चल रहा है, ये इस टाइम में जिस सियारे का दौर इसके ऊपर चल रहा है वो सियारा अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो सियारा कमजोर है जी। क्योंकि दुश्मन के घर में कोई भी जाए, यानी जैसे इंसानों की बात ली जाए तो वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता, वो नुकसान में होता है। जी जी जी। तो जिसकी वजह से यानी इसकी सेहत तबीयत जो है ये खराब है। दूसरा ये है कि ये सियारा जोहल इसके साथ बैठा हुआ है। तो सियारा जोहल जो है और सियारा कमर है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो ये भी एक मसला है कि इस वजह से भी इसको ये प्रॉब्लम चल रही है और इसकी प्रॉब्लम अब तक चलती रहेगी जब तक सियारे कमर का दौर चलता रहेगा। सियारे कमर का दौर 11/24/2025 तक चलता रहेगा और उस वक्त तक इसकी सेहत तबीयत जो है इसमें गाय बगाए कोई ना कोई मसला आता रहेगा। 11/24 मतलब क्या होता है?
11/24/2025 तक ये टाइम जो है इस सियारे का चलता रहेगा और इस वक्त तक इसकी सेहत गाय बगाए खराब रहेगी। कौन से महीने तक 2025 के? 2025 के 5वें में अपना ये आएगी 2025 के 11वें महीने, यानी 11वां महीना और 24 तारीख 2025। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो इसके लिए कोई रेमेडी वगैरह हम कर सकते हैं? इसका हल है कोई? देखो ये है कि इसकी रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि ये जो स्यारा कमर है इसको हम लूज कर सकते हैं। कैसे? यानी स्यारे कमर का दौर चल रहा है तो स्यारा कमर जो है ये सोमवार के दिन का मालिक है जी, और इसका कलर जो है ये सफेद है, जैसे कि दूध, कपड़ा या आटा, चावल, कोई भी चीज। इस बच्ची के सर के ऊपर से कोई भी सफेद रंग की चीज 7 मरतबा वारने के बाद, चक्कर लगाने के बाद किसी गरीब को दे दो तो इसकी रेमेडी हो जाएगी और इसमें वो सेहत में कमी यानी वो जो है बीमारी में आएगी। अच्छा, इतवार वाले दिन? हाँ जी, सोमवार इतवार को कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो ये बड़ी ये इतवार वाले दिन करनी है? सोमवार वाले करनी है दिन, रेमेडी? सोमवार वाले दिन, सोमवार पीर वाले दिन, पीर वाले दिन। अच्छा, पीर वाले दिन सुबह के वक्त में करें, दोपहर को टाइम फिक्स नहीं है, किसी वक्त? कोई भी किसी भी वक्त कर ले, किसी भी वक्त कर ले। सही है। ये 2025 तक ये रेमेडी हम जारी रखें? यानी ये रेमेडी आप जारी रखें, इंशाल्लाह ये रेमेडी करने के बाद कुछ ना कुछ जरूर इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। हाँ जी। तो इससे बड़ा कोई नहीं है, बहुत शुक्रिया। इससे बड़ा तो कोई नहीं है जी। इस बच्ची से बड़ा कोई यानी ये सबसे बड़ी है? नहीं, हाँ ये सबसे बड़ी बच्ची है मेरी। हाँ ये देखो ना, यानी कुंडली का ये जो आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी है, इसकी कुंडली के 11वें घर को कोई भी सियारा देख नहीं रहा, यानी इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ी है। और इसी तरह कुंडली का जो तीसरा घर है वो तीसरे घर में सियारा जोहरा जो है वीनस पड़ा हुआ है, जो कि मोनस सियारा है, जिसका मतलब ये है कि इस बच्ची के बाद फिर बच्ची पैदा होगी। क्या मतलब? यानी ये जो आपकी बड़ी बच्ची है इसके बाद फिर बच्ची है। आपके एक और बच्ची हुई है, वो माशाल्लाह सेहत में सही है, खाने पीने। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना, यानी ये कुंडली बता रही है कि इसके बाद बच्ची ही पैदा होनी थी। तो दोस्तों, आप इल्मे नजूम से मुतल्लिका कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। जैसे कि ये भाई साहब का सवाल था कि इनकी बच्ची की सेहत जो है ये खराब रहती है, तो हम यानी इस चीज को देखते हैं कि ये जो दौर चल रहा है, दिशा चल रही है, ये किस सियारे की है और वो जो सियारे की दिशा चल रही है वो किस हाल में बैठा हुआ। तो ये जो दिशा चल रही है ये सियारे कमर की चल रही है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल हो जो कि इल्मे नजूम से मुतल्लिका, तो आप भी अपना सवाल कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो, आप बरूने मुल्क जाना चाहते हो, या आपका कारोबार ठीक ना चल रहा हो, या आपको कोई घरेलू ज़मीन प्रॉपर्टी का कोई मसला हो, या आपकी शादी नहीं हो रही, या कोई औलाद का मसला है, यानी कोई भी आपका मसला हो, मगर ये है कि आपकी तरीक पैदाइश, वक्त पैदाइश दुरुस्त होनी चाहिए। तो दोस्तों, कल या परसों इंशाल्लाह हम फिर प्रोग्राम करेंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।